हेलो स्टूडेंट्स, तो एम कुमार सर फिर न्यू लेक्चर के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है पिछला लेक्चर तो पढ़ाई कर लिए होंगे, क्योंकि भाई आज का जो लेक्चर है वो पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आप लोग को पिछला लेक्चर समझ में नहीं आया है या फिर आप लोग नहीं पढ़ाई किए होंगे तो भाई लोग ये जो लेक्चर आज का होने वाला है वो आपको 100% समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर समझने के लिए आपको परासरण और परासरण दाब पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक, तो आइए चलते हैं आज के न्यू टॉपिक में। आज आपको बताएंगे, देखिएगा, समपरासरी अर्ध परासरी तथा अति परासरी विलयन। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि समपरासरी विलयन क्या होता है, मतलब कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आज का जो टॉपिक है मेरा यही है, समपरासरी विलयन, अर्धपरासरी एंड अति परासरी विलयन क्या होता है। एकदम ये जो है समझना बहुत ही इजी है, बस जो है आप मेरे साथ बने रहिए। और हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करेंगे समपरासरी विलयन होता क्या है। देखिए, समझते चलिएगा, ये बिल्कुल ही हार्ड तो थोड़ा सा भी नहीं है, बिल्कुल ही इजी है, बस जो है आप मेरे साथ बने रहिए। समपरासरी विलयन आज जो है यहीं स्टार्ट होने वाला है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देखो, दो विलयन ले लीजिए, वैसा विलयन जिसका परासरण दाब समान हो, वैसा विलयन जिसका परासरण दाब समान हो। जैसे मान लो कि दो विलयन है। देखिए भाई लोग, जो फिगर, कौन सा फिगर आपको उतारना है, कौन सा नहीं उतारना है, जैसे आपको फिगर बना करके अगर मिटा दिए तो समझिए उसको उतारना नहीं था। समझाने के लिए हम फिगर बना देते हैं। नहीं, बहुत लोग पूछे कि सर आप एक बार बोल दीजिए सर लेक्चर में कि ये आपको फिगर उतारना है और कौन सा नहीं उतारना है, मतलब लिखना है। तो देखिए, समझाने के लिए लिख रहे हैं, तुरंत इसको मिटाएंगे, इसी तरह से लिख देते हैं ना। देखो, ये विलयन फर्स्ट है और ये विलयन जो है वो सेकंड है। अगर आपसे कह दे कि विलयन 1 और विलयन 2 समपरासरी विलयन है, और जैसे ही समपरासरी विलयन बोलेगा तुरंत आपके माइंड में बात आनी चाहिए, कौन सी बात, कि दोनों का परासरण दाब समान होगा। मतलब कि इतना इसका परासरण दाब और इसका परासरण दाब दोनों का क्या होगा, समान होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो आप लोग जो है पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए, तो समान ताप पर जिन विलयनों, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाता है। समपरासरी विलयन
कहलाता है। आया समझ में? आइए यहाँ फिगर पर आप लोग ध्यान देंगे। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि 2 बिलियन ले रहे हैं, देखो ये अच्छा समझना, इसको उतारना है, इसको अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। ये जो है ना बिलियन फर्स्ट है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं बिलियन सेकेंड। बिलियन सेकेंड, बिलियन 1 का मान लेते हैं परासरण दाब पाई 1 है। आपको बताए थे परासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है। तो इस बिलियन का परासरण दाब पाई 1 है और इस बिलियन का परासरण दाब पाई 2 है। और आपसे कह दिया जाए कि ये दोनों बिलियन जो है वह समप्रसारी बिलियन है, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है ना? तो आइए, ये तो समझ गए समप्रसारी बिलियन मतलब दोनों का प्रसारण दाब क्या होगा? समान होगा। तो आइए माइंड में आप लोग सेट रखिएगा, बिल्कुल ही इजी है समझना, हार्ड तो है नहीं। देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि बिलियन 1 और बिलियन 2 क्या है? समप्रासरी बिलियन है। देखो, समप्रासरी बिलियन के लिए तो आपको पता है कि समप्रसारी बिलियन क्या हम लोग कह सकते हैं कि पाई 1 जो है वो क्या होगा? पाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है? पाई पिछले क्लास में आपको बोले थे कि परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT। अब याद होगा कि नहीं होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा जो काम है वो आगे हम पढ़ा रहे हैं। परासरण दाब पाई बराबर CRT होता है, जहाँ पर C जो है वो सांद्रता है। सांद्रता मतलब मोलरता, R गैस नियतांक है, T तापमान है केल्विन में। केल्विन में यहाँ पर होता है ये तापमान। ठीक है? तो देखो पाई 1, तो पाई 1 है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं C1। R तो नियतांक होता है ना, नियतांक, तो नियतांक है तो उसको R ही लिखेंगे और ये लिखेंगे T1। ठीक है? तापमान को इसके T1 लिख दिए, इसमें जो सांद्रता है उसको C1 और का इसको भी R1 लिख दें? नहीं जी, R1 का लिखो, दोनों के लिए तो R तो सेम ही ना होगा, R तो नियतांक ना है। समझ रहे हो? बराबर ये देखो पाई 2 इसके लिए आएंगे तो इसके लिए सांद्रता क्या लिखेगा? C2। इसके बाद R1 R2 मत लिख देना क्योंकि दोनों के लिए R एक ही होगा, नियतांक है ये। इसका तापमान बोलो T2। और आपको बोले हैं अभी क्या, जब आपको इसका परिभाषा लिखवाए थे तो बोले थे वहाँ की समान ताप पर, यानी कहने का मतलब कि दोनों में तापमान क्या होगा? बराबर होगा। नहीं है यार, समान ताप पर, यानी कि तापमान जो है दोनों में क्या होना चाहिए? बराबर। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं यदि T1 बराबर है T2 के, होगा ही क्योंकि परिभाषा ही आपको वही बोल रहा है कि समान ताप पर दो जिन बिलियनों का परासरण दाब बराबर होगा, तो परासरण दाब बराबर समान ताप, तो ताप बराबर कर दो तो T1 बराबर T2। R पहले से क्या ये खत्म हो जाएगा दोनों। उस केस में बोलो क्या कह सकते हैं? C1 बराबर C2। क्या क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो ये क्या है? क्या है? सांद्रता। सांद्रता मतलब मोलरता। क्या आप लोगों को पता है मोलरता का सूत्र? मोलरता किसे कहते हैं? देखो, मोलरता बराबर होता है बिले का मोल, N1 मोल है, बाटा में बिलियन का आयतन लीटर में।
बराबर n, ये C2 है मोलरता, तो मोलरता बराबर होता है विलेय का मोल, तो विलेय का मोल तो हम यहाँ N2 लिख दे रहे हैं। अब बाटा में होता है बिलियन का आयतन लीटर में, तो V2 कर दे रहे हैं। ये आप लोग फार्मूला याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, डायरेक्ट हिट करेगा। हो गया। तो समप्रासरी के बारे में जानकारी जो था आपका खत्म हो गया। आप लोग अच्छा से लिख लिए होंगे, ये फिगर भी बनाना था, लिख लिए होंगे। अब आएंगे जो बच गया है उसको भी खत्म करते हैं। देखो पहले आप लोग समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, बिना समझे हुए नहीं, क्योंकि यहाँ जो है ये साइंस है, लिखना नहीं है, समझना है। समझ लेंगे, माइंड में आपके रहेगा तो वहीं काम आने वाला है, रटने वाला काम नहीं आएगा। अभी ये नहीं कि आप लोग केमिस्ट्री की जगह पर हिस्ट्री भी पढ़ने लगते हैं, मतलब हिस्ट्री का उसमें सब जो है, जैसे हिस्ट्री में कैसे लोग पढ़ते हैं पूरा जीवन, ये बाबर का ये पूरा जीवन लिखवा देते, जीवन मत पढ़िए, वो जो मेन फैक्ट है वो पढ़िए। पेज भरने से क्या होगा जी, पेज भर गया 1.5 पेज, आपको तो पता नहीं चलता। अब आएगा समप्रासारी विलयन क्या होता है, उसमें 1.5 पेज लिखवा दिया, क्या उसमें करना है? ऐसा कीजिए जो फैक्ट बात है उसको पढ़िए, 1.5 पेज 2 पेज लिखवा हाथ दर्द करने लगता है आप लोग को, नहीं। चलो तो अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। अब आएंगे कौन सा, अर्ध परासरी विलयन। ठीक है, और कौन सा था, चलो दोनों लिखवा देते हैं साथ ही में। अति परासरी विलयन, समझा? बोलो, एकदम इतना इजी है, बोलो मत कितना इजी है, एकदम से आसान है समझना जी। देखो ना हम कैसे पढ़ा रहे हैं आप लोग को। चलो देखो, 2 बिलियन लेना है, चलो ले लेते हैं इस साइड में बिलियन फर्स्ट, और इधर क्या लेंगे, बोलो बिलियन सेकेंड। इस बिलियन का परासरण दाब π1 है, इस बिलियन का परासरण दाब π2 है। क्लियर है? अगर दोनों का परासरण दाब बराबर हो तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों बिलियन, कौन सा बिलियन है, तो समप्रासरी विलयन है, यही ना, समप्रासरी विलयन है। लेकिन अगर आपको कह दे कि π1 का जो वैल्यू है इसका परासरण दाब वह π2 से कम है, अगर आपसे कह दे कि π1 जो है π2 से कम है, तो सुन लो एकदम आसान। 2 बिलियन जिसका परासरण दाब कम होता है उसको बोलते हैं अर्ध परासरी विलयन, और 2 बिलियन जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसको बोलते हैं अति परासरी विलयन। कहने का मतलब कि 2 बिलियन लेना है, जिसका परासरण दाब कम होगा उसको बोलेंगे अर्ध परासरी, जिसका परासरण दाब अधिक होगा उसको बोलेंगे अति परासरी, और दोनों का अगर बराबर हो जाएगा तो सम परासरी। खत्म, समझा? बस यही है जी, कुछ नहीं है। आपको क्या सोच रहे हैं कि बहुत हार्ड है? हार्ड कुछ होता नहीं है, समझ में आ गया तो उसको बोलते हैं लोग लो फाई है, और अगर समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं लोग हाई फाई है। समझे? बोलो बोलो ना जी। चलो लिखो यहाँ पर, ये सब लिख लीजिएगा। बोले, लिखिए, समान ताप पर
2 विलयनों में से समान ताप पर 2 विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है अर्ध परासरी विलयन कहलाता है। अर्ध परासरी विलयन कहलाता है। क्लियर? किसका अधिक है? इसका अधिक है। किसका कम है? इसका कम है ना। तो आप यहां कह सकते हैं ये कैसा है? अर्ध परासरी है। इसका ज़्यादा है तो बोलो क्या बोलेंगे इसको? अति परासरी जी। क्लियर? चलिए ये हो गया ना। अब आप लिखिए, आगे हेडिंग लिखिए, आगे हेडिंग लिखिए। कौन सा हेडिंग? सब लिख लिया ये सब ना। अब आप लोग लिखेंगे अति परासरी विलयन। लिखो, समान ताप पर 2 विलयनों में से 2 विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है अति परासरी विलयन कहलाता है। अति परासरी विलयन कहलाता है। हो गया? क्लियर? अब ये तो आप लोग समझ गए। अब जो अगला हेडिंग है वो आप लोग अगला हेडिंग लिखेंगे। देखिए अगला नंबर क्या है। माइंड आप लोग जो है बोर्ड पर ही रखेंगे। कहाँ रखें? अब सामान्य अणु भार, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलेक्यूलर वेट। ठीक है ना? समझे? देखो ये क्या होता है, पहले आप लोग समझिएगा कि अपसामान्य अणु भार कहते किसको हैं। आपको करना क्या है कि एक ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, एक ये विलयन है, ठीक है? इस विलयन में किसी पदार्थ को मिलाइए, किसी पदार्थ को मिलाइए। अगर उस पदार्थ को मिलाने के बाद उसका अणु भार पहले से घट जाता है या बढ़ जाता है तो ऐसे अणु भार को हम बोलेंगे अपसामान्य अणु भार। जैसे सुनो, जैसे ये है NaCl, ठीक है? NaCl है। अगर इस NaCl को इसमें आप अगर डालते हैं तो इसका अणु भार समझते हैं ना?
जैसे इसका अणु भार कितना 23, क्लोरीन का कितना 35.5, समझ रहे हो, 5 और 3 8, 5 इतना आएगा। तो अणु भार जो है NaCl का कितना, इतना आया। अगर आप इसको बिलियन में डालेंगे तो इसका अणु भार जो है ना पहले से घट जाएगा। आपको अभी पता नहीं है, हमको पता है कि इसका अणु भार क्या होगा, पहले से घट जाएगा। तो घट जाएगा तो हम ये मान लीजिए कि घटने के बाद जो आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपसामान्य अणु भार बोलेंगे। ना समझा? फिर सुनो, फिर से किसी पदार्थ को बिलियन में अगर हम डालते हैं तो बिलियन में डालने के बाद क्या होता है ना कि तक वो विखंडित हो जाता है। जैसे NaCl को बिलियन में डालेंगे तो क्या होगा, यह विखंडित होगा, मतलब टूट जाएगा। Na+Cl- में विखंडित हो गया। कुछ ऐसा पदार्थ होता है, कुछ ऐसा विलेय होता है जिसको अगर हम डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, संगुणित हो जाता है। मतलब कि बहुत सारे अणु मिल करके एक अणु बना देंगे तो क्या कहलाएगा, संगुणित। फिर से सुनो, अगला इसी का परिभाषा लिखवाना है, इसीलिए आपको इतना समझा रहे हैं। फिर से सुनिएगा, अंतिम बार समझा रहे हैं। किसी बिलियन में पदार्थ को अगर आप डालते हैं तो उसका विखंडन होता है या फिर संगुणन होता है, जिसके कारण उसका अणु भार पहले से घट जाता है या पहले से बढ़ जाता है। तो जो घटा या बढ़ा, घटने या बढ़ने के बाद जो अणु भार आएगा उसको हम बोलेंगे अपसामान्य अणु भार। क्लियर हुआ? चलिए, तो हम बोल करके लिखवा रहे हैं, ये इसी तरह समझाने के लिए लिखे थे, लिखेंगे आप लोग यहाँ पर। लिखिए, जब कोई पदार्थ बिलियन में संगुणित या वियोजित मतलब समझ रहे हैं ना, विखंडन, जब कोई पदार्थ बिलियन में संगुणित या वियोजित, कोष्ठ में लिख देना, विखंडन होता है तो उसका प्रेक्षित अणु भार सामान्य से क्रमशः लिखिएगा, सामान्य से क्रमशः अधिक या कम आता है, जिसे अपसामान्य अणु भार कहते हैं, जिसे अपसामान्य अणु भार कहते हैं। समझ रहे हो? प्रेक्षित अणु भार जानते हो क्या होता है? ये प्रेक्षित मतलब होता है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। अभी क्या बोले हैं कि अगर कोई पदार्थ बिलियन में आप डालेंगे तो अंदर में वो क्या होगा, संगुणित होगा। मतलब कि बहुत सारे अणु मिल करके एक बहुत बड़ा अणु बनाएंगे, उसको बोलते हैं संगुणन। वियोजित मतलब टूटना,
वो टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे वियोजित। ठीक है, विखंडन लिखे हुए हैं। तो विलयन में डालेंगे तो संगुणित होगा या फिर क्या होगा, वियोजित होगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है कि प्रयोग के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके अणु भार निकालिए। अगर वह अणु भार पहले से सामान्य से अधिक होगा या कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असामान्य अणु भार। नहीं समझे, देखो, नहीं समझा तो देखो ना, फिर से समझाएंगे, फिर से समझाएंगे। देखो, जैसे आपको लेना है यहाँ पर, चलो KCl को लेना है, कैसे टूटेगा, K प्लस Cl माइनस में। तो देखो पहले क्या था, ये एक ही अणु है, ये कोई पूछेगा आपसे KCl कितना अणु, एक अणु, यहाँ पर अणु रहता है, कुछ नहीं है तो समझ लेना 1 है। ठीक, लेकिन जब इसको विखंडित किए तो देखो 2 में टूट गया। तो ये दोनों मिला करके पहले क्या था, एक बड़ा अणु था, और बड़ा अणु जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो क्या हो जाएगा, इसका अणु भार जो है ना पहले से थोड़ा सा घट जाता है, कम हो जाएगा। कैसे पता चले कम हो जाएगा, प्रयोग के द्वारा, आपको नहीं पता चलेगा। प्रयोग जब कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, तो जो पदार्थ विलयन में टूट गया तो देखा गया कि उसका अणु भार जो है पहले से कम आ गया, तो उसको बोल दिया असामान्य अणु भार। ठीक है, तो यहाँ पर ये विखंडित हुआ है ना, तो इसका अणु भार जो है ना कम होगा टूटने के बाद। ठीक, नीचे देखो क्या है, 2CH3COOH, इसको किस में डालना है, तो बेंजीन में डालना है। ध्यान देना, वाटर मत डाल देना, जल में नहीं, बेंजीन में। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये एसिटिक अम्ल कितना मोल है, तो कहना कि 2 मोल है। यहाँ पर रहता है, शायद आप लोग को पता नहीं होगा कि यहाँ जो रहता है ना उसको मोल भी पढ़ा जाता है, मोल, और अणु भी पढ़ा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि KCl कितना मोल है, तो कहना कि 1 मोल है। KCl का कितना अणु है, तो कहना कि 1 अणु है। समझा, सेम टू सेम बात यहाँ पर है। यहाँ अगर आपसे पूछेगा कि एसिटिक अम्ल का कितना मोल है, तो कहना कि 2 मोल है। एसिटिक अम्ल का कितना अणु है, तो कहना कि 2 अणु है। क्लियर है? जैसे ही आप इसको बेंजीन में डालेंगे ना, तो इसके जो 2 अणु है ना वो आपस में एक दूसरा से मिलेंगे, मतलब कि संगुणित होंगे, और संगुणित होने के बाद देखो क्या बनाएंगे, COOH का होल 2। कितना अणु था, 2 अणु था, लेकिन संगुणित होने के बाद कितना अणु हो गया, 1। हाँ, ये अणु नहीं है, अणु यहाँ रहता है, बार बार बोल रहे हैं। ये कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो देखो 2 अणु मिल करके बना दिया एक बहुत बड़ा 1 अणु। तो पहले से जो इसका अणु भार है ना, पहले से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। समझा? तो जो इसका अणु भार आएगा, प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। प्रयोग किया गया तो देखा गया कि इस अणु भार से इसका अणु भार जो है वो ज़्यादा आ रहा था, तो इसका अणु भार क्या कहलाएगा, असामान्य अणु भार कहलाएगा। आया? थैंक यू। चलिए चले आगे, समझ गए होंगे, इसको लिख लेंगे। चलो आप देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि राउल्ट साहब का जो नियम है वो कहाँ पर फेल करता है। कहीं सर फेल भी करता है क्या? एकदम फेल करता है। आप बोल न दिए, लेकिन फेल तो करता ही है। राउल्ट साहब का नियम, जितना नियम दिए हैं पीछे में, ये सब फेल करता है। देखिए कहाँ पर, डेल्टा टीवी बराबर क्या बोले थे, KBM, यही ना बोला था, राउल्ट का नियम ही ना है, क्वथनांक के उन्नयन। इसके बाद हिमांक का अवनमन क्या बोले थे, KFM, याद है? नहीं। इसके बाद वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन
विलेय के मोल परभाज के बराबर होता है। उन्हीं का ये सब नियम है। तो ध्यान दीजिएगा, इनका सभी लॉ, सभी नियम एक जगह फेल करता है। जानते हैं कहाँ? वहीं बताना है आपको कि राउल्ट का जो नियम है, जो बताया हुआ है, वो कहाँ पर फेल करता है और कहाँ पर उनका नियम सही है। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लिखिए। ये लिखना मत, ये बता दिए कि राउल्ट का ये नियम है, सब ये बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर फेल करता है और कहाँ पर पास करता है। ठीक, चलिए तो आइए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे जल्दी से। राउल्ट का नियम राउल्ट का नियम निम्नलिखित केस में फेल करता है। किस केस में फेल करता है? देखो इसमें दो केस है। पहला केस देखो, अगर विलेय, समझते जाना, विखंडित होता हो। कह रहा है कि अगर विलेय क्या होता हो? विखंडित, मतलब टूटता हो। आप कह सकते हैं इसको दूसरा भी, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको कह सकते हैं अगर, क्या अगर, तो विलेय विद्युत अपघट्य हो। अपघट्य हो। अगर विलेय विखंडित होता हो, यानी कहने का मतलब कि विलेय विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य हो, विद्युत अपघट्य मतलब जानते हैं, जो आयन में टूटता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, देखो क्या क्या समझते चलना। कोई भी यौगिक, कोई भी विलेय जो आयन में टूटेगा उसको हम बोलेंगे कौन सा? विद्युत अपघट्य बोलेंगे। और जो आयन में टूटेगा वहाँ पर राउल्ट का नियम फेल कर जाता है। ठीक, इसका उदाहरण आप दे सकते हैं कौन कौन? देखो, आम्ल इसका उदाहरण है। इसके बाद क्षार बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे? लवण। अम्ल क्या होता है? अब वो सब 9th-10th वाला पढ़ाई नहीं पढ़िए। अम्ल क्या होता है? तो सर जो खाने में खट्टा लगता हो, वही परिभाषा अभी तक चलेगा क्या? अब वो सब परिभाषा खत्म। खाने में कड़वा लगा तो क्षार, यही अब वो खत्म 9th-10th। देखो, वैसा यौगिक जो H+ देगा, H+, आयन में जब तोड़ेंगे ना तो H+ देगा तो उसको अम्ल बोलेंगे। OH- देगा, अगर OH- तो उसको क्षार बोलेंगे। और ना H दिया है और ना OH दिया है, दोनों में से कोई नहीं तो उसको लवण बोलेंगे। बस खत्म, इतना ही तो है ही जी, इसमें दिक्कत है। अब आप लोग जो है घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? बोलो, HCl कैसे टूटता है? H+ Cl-। क्या यह टूटा है तो H+ दिया है? दिया है ना, तो दिया है तो हम कहेंगे ये अम्ल है। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। H+ दिया तो आंख बंद करके मारो कि अम्ल है। जैसे देखो, यहाँ देखो, NaOH, बोलो कैसे टूटेगा?
Na+OH-। क्या OH- दिया है तो OH देता है तो क्या कहलाता है? क्षार ना। बोलो, नहीं बोलेगा। NaCl को तोड़िए, Na+Cl-। बोलो क्या इसमें H है? OH है। तो दोनों में ना H है या ना OH है, तो आंख बंद करके मारो, क्या है? लवण है। ज़्यादा सोचना नहीं है कि खाने में खाटा कि मीठा, समझा? बस खत्म। तो देखो तो क्या ये सब जो विलेय है विखंडित हुआ है, तो वहाँ पर राउल्ट का नियम फेल कर जाएगा। कहो कैसे सर फेल कर जाता है? देखो बता रहे हैं, एकदम पूरा देखो। जैसे देखो, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? तो सर आप बोलेंगे कि सर KBM होता है। इसके बाद हम मिटाएंगे, इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो बोलिए KB ये क्या है? तो आप कहेंगे सर मोललता होता है। तो हम पूछेंगे मोललता का फार्मूला बोलो, तो आप कहेंगे विलेय का मोल, विलयन का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान kg में, तो ये विलायक का द्रव्यमान हो गया, ये विलेय का मोल हो गया। देखो फेल कैसे करता है। अभी आपसे पूछा जाएगा कि ये HCl कितना मोल है, तो आप कहेंगे कि सर 1 मोल है, 1 ही मोल ना है। तो राउल्ट साहब क्या करेंगे? कहेंगे कि हम HCl तो 1 मोल लिए थे, तो यहाँ रखेंगे मोल कितना? 1 रखेंगे ना साहब जी, कहाँ है? 1 ही तो लिए थे वो। लेकिन बताइए जब वो अंदर गया, विलयन में अंदर गया, तो क्या किया? टूट गया। तो बोलो कितना है? 1 और 1 ये 2। तो लिए थे 1, तो राउल्ट साहब क्या कहेंगे? वो निकालेंगे 1 पर, क्योंकि वो क्या किए थे? 1 लिए थे ये ना, तो 1 पर निकालेंगे। जब प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो देखा गया कि वो तो निकाल दिया 2 पर। ठीक है, तो कहा गया कि भाई प्रयोग वाला गलत नहीं होगा, यानी कि किसका नियम गलत है? राउल्ट साहब का नियम गलत है, क्योंकि वो निकालेंगे 1 पर। एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो कितना पर निकाला? 2 पर, क्योंकि रियल में कितना है? विलयन में 2, 1 मोल ये और 1 मोल ये, इसीलिए उनका फेल कर गया। आया समझ में? तो जहाँ पर विलेय विखंडित होता हो वहाँ राउल्ट का नियम फेल कर जाएगा। मतलब कि अगर इस नियम को लागू करना है इसके लिए, और जहाँ 1 यहाँ रखे, गलत हो जाएगा। यहाँ 2 आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के सही होगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम बताएंगे अभी। थोड़ा सा धैर्य बनाइए कि राउल्ट साहब का जो नियम है ये सही कैसे करेंगे। मतलब किसी भी विलेय के लिए वो विखंडित होता है या चाहे विखंडित नहीं होता है, सभी को हम सही कर देंगे इसी नियम से। देखिएगा ना, अभी न बोल दिए कि गलत हो गया, कुछ टेक्निक लगाएंगे उसमें, टेक्निक लगा करके और राउल्ट साहब के नियम को सही कर देंगे। अभी ये गलत है, ये किसके लिए सही है? तो जो विखंडित नहीं होता हो उसके लिए सही है। आ समझ में? चलिए, तो अब आ रहे हैं, ये तो हो गया विखंडित होता होगा तो फेल कर जाएगा। अब दूसरा नंबर इसी में आइए। दूसरा नंबर क्या है? अगर विलेय संगुणित होता हो, क्या होता हो? बोलो ना, संगुणित। ठीक है, संगुणित मतलब जानते हैं ना, डालेंगे 2 मोल, अंदर जाने के बाद मिल करके बना देगा 1 मोल। डालेंगे 4 मोल, अंदर में जाने के बाद हो जाएगा 2 मोल मिल करके, तो उसको हम बोलेंगे संगुणित। तो संगुणित की जगह वो भी फेल कर जाता है। देखिए कैसे है। अभी आपको क्या लिए थे? सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देखो, CH3COOH। इसको डालना है किसमें? बोलो, बेंजीन में। तो बेंजीन में डालिएगा
तो ये हो जाएगा होल 2। बोलो ये कितना मोल? 2। बेंजीन में डाल दिए तो अंदर में कितना मोल? 1। तो राउल्ट साहब कहेंगे तो हम कि 2 मिलाए थे, ये कहेंगे क्या साहब जी हम 2 मोल भी ले लिए थे, तो यहाँ रखेंगे वो 2। जब प्रयोग किया गया एक्सपेरिमेंट तो वो कहा कि नहीं ये अंदर में तो 1 हो गया है, तो एक्सपेरिमेंट वाला निकालेगा 1 पर, राउल्ट साहब निकालेंगे 2 पर। तो राउल्ट साहब का गलत, क्योंकि रियल में बिलियन में तो 1 मोल हो गया है, समझे? तो राउल्ट साहब का नियम वहाँ गलत हो जाएगा जहाँ पर बिले संगुणित होगा। क्लियर? यही 2 केस में राउल्ट का नियम गलत होता है। कहने का मतलब कि जो बिले विखंडित होता हो वहाँ गलत होगा, जो बिले संगुणित होता है वहाँ गलत होगा। सही कहाँ पर है? तो जो बिले न तो टूटेगा और न जुटेगा वहाँ पर ये सही है। इसका बताएंगे उदाहरण। इसका उदाहरण जो विखंडित होता है और न संगुणित होता है, इसका उदाहरण हो जाएगा चीनी, ठीक है, यूरिया, ग्लूकोज, सब उदाहरण है जो न टूटेगा और न जुटेगा, उसी के लिए ये सही है। समझा? चलिए अब आ रहे हैं हम आगे, थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करेंगे आप लोग। अब आ रहे हैं हम अल्फा का, आप लोग नाम शायद सुने होंगे, तो अब आएंगे हम अल्फा में ही वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से सूचित किया जाता है। इतना ध्यान देना। देखो ये क्या होता है अल्फा। देखो अब हम राउल्ट साहब के नियम को सही करने जा रहे हैं कि उनका नियम में ऐसा क्या टेक्निक हम लगाएं ताकि किसी भी प्रकार के विलय के लिए उनका जो नियम था वो सही हो जाए। समझा? तो उनके नियम को सही करने के लिए पहला नंबर है वियोजन की मात्रा अल्फा। अगर अल्फा समझ में आपको नहीं आएगा ना तो आपको राउल्ट साहब के नियम को सही नहीं करने आएगा। जो बात है वो बोल दे रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पर परिभाषा लिखवाएंगे, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिएगा। ठीक, देखो समझो पहले वियोजन की मात्रा अल्फा कहते किसको है? वियोजन मतलब टूटना, यही ना, विखंडित होना। देखो 1 मोल विलय में कितना मोल? 1 मोल। 1 मोल विलय में जितना मोल टूट गया उसको हम बोलते हैं अल्फा। 1 मोल विलय में जितना मोल विखंडित हो गया उसको हम बोलते हैं वियोजन की मात्रा यानी अल्फा। नहीं समझ में आया? देखो एक बार में समझ में नहीं आना चाहिए। कितना बार में आना चाहिए? 3 बार में। इसको तोड़ो, तोड़ने आना चाहिए आप लोग को। CH3 COOH सॉरी माइनस प्लस बोलो H प्लस, यहाँ लिखवाना है, अब लिखना मत। देखो यहाँ पर प्रारंभिक मोल, सुनते रहना, क्या ले रहे हैं हम? प्रारंभिक मोल मतलब कि पानी में, जल में एसिटिक अम्ल कुछ डालेंगे ना, ऐसे जीरो रहेगा, कुछ डालिएगा नहीं, डालिएगा तो हम मान लेते हैं कि जल में एसिटिक अम्ल 10 मोल डाल दिए। कितना मोल? 10 मोल। किसमें? जल में लिए हम एसिटिक अम्ल, उसको जल में डाल दिए। तो जल में डालने के बाद यह टूट जाएगा, ये तो पता है आपको ना। तो हमको ये बताओ कि एसिटिक अम्ल 10 मोल डाले और डालते डालते प्रोडक्टो बन जाएगा। तो
तो अभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अभी कहेंगे कि 0 0, क्योंकि अभी तो हम 10 मोल लिए ही हैं, अभी डालेंगे इहो बन जाएगा का नहीं। अब कुछ समय के बाद अभिक्रिया शुरू होगा। तो आपको पता है कि अभिकर्मक घटता है और प्रतिफल बनता है, यही ना होता अभिक्रिया में, इधर घटेगा उधर बनेगा। तो मान लेते हैं हम, आपका जो मन होगा वो मान लीजिएगा। हम मान लिए हैं कि 10 लिए थे, इसमें से 5 खत्म। आपका मन है तो मान लीजिए कि 6 खत्म, 7 खत्म, 8 खत्म, कुछ भी मानो, 4 खत्म, 3 खत्म। हम मान लिए हैं कि 10 लिए थे, ओकरा में कितना खत्म, 5 खत्म हो गया। ध्यान देना, खत्म होता है तो माइनस लिखा जाता है, अब बनता है ना तो प्लस लिखा जाता है। कैसे आपको पता चला कि 5 खत्म तो है 5 बनेगा, यहाँ से है कितना मोल है, 1 मोल। जब है 1 मोल तो है कितना, 1 मोल, है कितना, 1 मोल। तो जब है 5 खत्म तो है 5 मोल, है 5 मोल। आया समझ में? अभिक्रिया के बाद बोलो कितना बचेगा, 5 तो खत्म ना, तो 5 बचेगा, 5 खत्म तो 5 बचेगा। और ये तो सही है, 5 बना। क्या आपको बताया गया परिभाषा अल्फा का कि 1 मोल में जितना खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं वियोजन की मात्रा। कितना लिए हैं, 10। तो कहना कि 10 में 5 खत्म है तो बच गया है, 10 में 5 खत्म, 1 में कितना खत्म होगा, 5/10 यानी 1/2, 0.5। तो हम यहाँ पर कहेंगे 1 में कितना खत्म, इतना ही ना, समझ में आ रहा है जी? सॉरी, 5/10, हाँ ठीक है, सही है ना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे अल्फा का जो मान है वह 5/10 यानी कि 0.5 होगा। क्या आया समझ में? चलो यहाँ पर जल्दी लिखिए, उसके बाद इसको उतारना है। पहले यहाँ लिखो जल्दी से। इकाई मोल, इकाई मतलब 1, इकाई मोल विलेय में से, इकाई मोल विलेय में से जितना भाग वियोजित हो जाता है, जितना भाग वियोजित हो जाता है उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं, उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा सूत्र भी आप लोग याद कर लेंगे अगर हो सके तो। किसका सूत्र जी? तो अल्फा का लिख सकते हैं आप वियोजित मोलों की संख्या बाटा में क्या होता है, प्रारंभिक मोल। वियोजित मोलों की संख्या, कितना मोल विखंडित हो गया, कितना मोल टूट गया, तो कहेंगे कि 10 लिए थे, 5 टूट गया, तो यहाँ रखेंगे वियोजित मोलों की संख्या, तो 5 बाटा में कह रहे प्रारंभिक मोल, कितना प्रारंभ में लिए थे, तो कह रहे प्रारंभिक मोल 10, कितना आएगा 0.5। देखो आया है, बस आसान है जी। अरे हार्ड है ही नहीं, हार्ड आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग घर पर पढ़ते नहीं हैं। अगर आप लोग घर में अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो हार्ड तो नाम कोई दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा, समझे? हार्ड नहीं होता है, समझ गई है। और लास्ट है, ये लिख लेना इसको, लास्ट है
थोड़ा सा टाइम और लेंगे हम, जितना ही फास्ट करेंगे उतना ही जल्दी होगा। चलो इस बार है संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको भी अल्फा ही, वही अल्फा है, वहाँ पर बोल दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा, और यहाँ बोल दिया संगुणन की मात्रा। दोनों को अल्फा से ही सूचित किया जाता है। ठीक, यहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या था, वियोजन की मात्रा में क्या बताए थे कि 1 मोल विलेय में जितना विखंडित हो गया, यहाँ पर बोलेंगे कि 1 मोल विलेय में जितना संगुणित हो गया उसको बोलेंगे हम संगुणन की मात्रा। बस खत्म। तो यहाँ लिखो जल्दी, लिखवा रहे हैं फिर उसके बाद। इकाई मोल, इकाई मोल विलेय में से विलेय में से जितना भाग संगुणित होता है, जितना मोल संगुणित होता है, संगुणन की मात्रा कहलाता है। संगुणन की मात्रा कहलाता है, समझे। जैसे देखो CH3COOH लिए हैं 2, किस में डालना है जी, बेंजीन में डालना है, जल में नहीं, ना तो टूट जाएगा। जल में डालेंगे तो, बेंजीन में डालेगा तो टूटेगा नहीं, जुटेगा। 2 ये जुट करके कितना हो जाएगा, 1 आया, नहीं आया, 1 हो गया। तो देखो तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्या लेंगे, फिर वही कहानी। कौन कहानी, कौन कहानी, अरे वही कहानी, प्रारंभिक मोल। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1। अभी क्रिया शुरू नहीं हुआ है ना, अभी तो हम लिए ही हैं, तो लेते लेते प्रोडक्ट बन जाएगा नहीं ना जी, टाइम ना लगेगा। अभी लिए हैं तो कहना कि अभी प्रोडक्ट सर अभी नहीं बना है तो 0 कर देंगे, समझा। अब कुछ समय के बाद अभी क्रिया शुरू, तो अभी क्रिया शुरू तो है घटेगा, तो मान लेते हैं कि 1 में से अल्फा खत्म, कुछ भी मान लो, क्या माने बोलो, चलो मान लेते हैं 0.2 खत्म, चलो तुम्हारे बात। 1 लिए थे, 1 में से 0.2 क्या हो गया, संगुणित हो गया। तो अब ये सवाल उठता है कितना बनेगा, यही ना बोलेंगे, यही ना। देखो तो ये लिए थे 2, तो ये कितना 1, तो कहना कि जब 2 लिए थे तो 1 बन रहा है, जब 1 लेंगे तो 1/2, और जब 0.2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 0.2, यानी कहने का मतलब कितना ये बनेगा, 0.2/2। आया समझ में, बोलो अभी क्रिया के बाद कितना बचेगा, 0.8, और ये 0.2/2। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। यहाँ पर प्रारंभिक मोल लिए थे 1 में से कितना संगुणित हो गया, 0.2 हो गया। घटेगा तो माइनस, बनेगा तो प्लस, इतना तो ध्यान में को रखना ही है, बस खत्म हो गया। यहाँ पर अल्फा कितना हो जाएगा, 0.2 होगा। क्यों, क्योंकि हम कितना लिए हैं, 1 ही लिए हैं। और परिभाषा क्या कह रहा है कि 1 मोल विलेय में जितना मोल संगुणित हो गया, तो 1 मोल में कितना संगुणित हो गया, 0.2 संगुणित हो गया। ये तो बच गया है ना, संगुणित कितना हुआ था 0.2, तो कहेंगे अल्फा कितना है, 0.2 है, संगुणन की मात्रा।
क्लियर? ध्यान देना, आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। अगले जो क्लास है ना उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण, अगर आपको संगुणन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, अल्फा अगर नहीं आएगा, एकदम आपको समझ में नहीं आएगा। कौन सा? वांट ऑफ गुणक। अगले क्लास में वांट ऑफ गुणक शुरू होने वाला है और वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और जब आपको वांट ऑफ गुणक समझ में नहीं आएगा तो राउल्ट के नियम को आप सही नहीं कर सकते हैं। यानी ध्यान देंगे, पिछले आगे वाला जो क्लास है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उसके लिए अल्फा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए आज हम यहीं पर रुकेंगे। ओके, थैंक यू आज की क्लास में प्रेजेंट होने के लिए। आप लोग अच्छा से ये लेक्चर घर पर पढ़ लेंगे, नोट्स अपना बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू।